हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीवर्क क्लासेस सिरोंज के द्वारा एक नई शुरुआत की जा रही है इस नव वर्ष के अवसर पे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की क्लासेस जो है वो लेके आएंगे। इसके अलावा अन्य जो क्लासेस हैं वो भी हम लेके आएंगे। तो आज इस नव वर्ष पे हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको ये शुरुआत पसंद आती है तो आप प्रचार प्रसार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे और लोगों तक अपनी सूचनाएं पहुंचाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मध्य प्रदेश की क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। इसके तहत हमने मध्य प्रदेश को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की है, जिससे कि मध्य प्रदेश में कोई भी तथ्य छूट ना जाए। और जैसा कि देखा जाता है कि मध्य प्रदेश के लिए ना तो कोई ऑथेंटिक बुक मिल पा रही हैं, कहीं ना कहीं बुक्स में भी गलतियाँ हैं, और YouTube पे ना ही कोई व्यवस्थित तरीके से आपको टीचिंग हो पा रही है जिसमें कि सारी चीज़ें आपको शुद्ध तरीके से मिल पा रही हों। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो सारी शुद्धियाँ हैं उनको लेकर आएंगे, उसमें अशुद्धियों को दूर करके। तो बच्चे परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, क्या सही है क्या गलत है। तो हम उनको वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद तथ्य आपके सामने लेके आते हैं। जो भी वैध तथ्य है वो आपके सामने लेके आया जाता है। तो हम इसके तहत सबसे पहले मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश बना कैसे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो सबसे पहले उसके बारे में यही जानना जरूरी है कि वो चीज़ बनी कैसे है। उसके बाद आगे उसके तथ्य आएंगे कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा रहा, फिर हम देखेंगे आगे चल के उसका भौतिक संरचना कैसी है, वहाँ नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मिट्टी है, फसल है, कृषि है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, उसका गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले गठन में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन की। मध्य प्रदेश का जो गठन है उसको हम 5 स्तर में बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि 5 अलग अलग स्तर पे मध्य प्रदेश का रूपरेखा जो है वो बदलती गई है। तो 5 कौन कौन सी स्तर हैं जिन पे मध्य प्रदेश की रूपरेखा बदलती गई है, तो उन 5 स्तरों को हम देखेंगे। ये 5 स्तर आपके आ जाते हैं। इन 5 स्तरों की अगर बात करें तो पहला स्तर इसमें आता है 1947 से पूर्व का मध्य प्रदेश जो था वो कैसा था। 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश कैसा था। अगर 1947 से पूर्व की बात करेंगे तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, और उससे भी पहले की हम बात करेंगे तो जब जो आपके रियासती काल था, जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उस समय की हम बात इसमें करेंगे। दूसरी हम जो बात करेंगे वो करेंगे 1947 के बाद। 1947 के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति क्या बनती है। इस समय देखा जाएगा कि अंग्रेज चले जाते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश और भारत जो है वो आज़ाद हो जाता है। तो आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश को हम 3 भागों में बांट देंगे, और प्रशासनिक दृष्टि से वो 3 भाग कौन कौन से होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा आता है वो एक बीच में घटनाक्रम होता है। उस घटनाक्रम के बारे में हम पढ़ेंगे जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो अलग होते हैं, उस विभाजन की बात हम करेंगे। तो ये हो जाएगा इससे पहले हम बात कर लेंगे 1956 की, क्योंकि मध्य प्रदेश गठन हुआ नहीं था। तो इसके बाद हम बात करेंगे 1956 में मध्य प्रदेश का जो पुनः गठन होता है, गठन। और ये गठन किसके द्वारा होता है, ये होता है 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि पूरे के पूरे राज्य जो हैं मध्य प्रदेश भारत के, उन राज्यों में भाषाई आधार पे राज्यों के गठन के लिए हमने एक आयोग तैयार किया था फजल अली की अध्यक्षता में, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बन जाता है, जिले बन जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश जो बनेगा उसमें एक मोड़ आता है, एक मोड़ आएगा जहां पे कि छत्तीसगढ़ क्या होता है, हमसे अलग होता है। तो बात करेंगे 1 नवंबर 2000 की। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की स्थिति क्या बनती है, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है। उस समय मध्य प्रदेश कैसा होगा। और फिर हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की स्थिति वर्तमान में है वो स्थिति क्या है, उसकी हम बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे 52 जिले आते हैं। तो ये चर्चा हो जाएगी हमारी 5 स्तरों पे। एक एक करके हम सभी स्तरों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 से पूर्व के मध्य प्रदेश की। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, 1947 से पहले मध्य प्रदेश कई रियासतों में बटा था।
बहुत सारी रियासतें थी, 70-80 के आसपास रियासतें हुआ करती थी, मगर वो रियासतें बहुत छोटी छोटी थी। उनमें कुछ मुख्य जो रियासतें हमारे यहाँ थी मध्य प्रदेश में, वो थी आपकी ये 7 रियासत। मुख्यतः बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, वैसे रियासतें बहुत सारी हैं, मगर हम बात करेंगे केवल मुख्य रियासतों की, जिनकी चर्चा बाद में भी की जाएगी, तो उन रियासतों को हम पढ़ेंगे। जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तब भी इन रियासतों की चर्चा हो रही होगी। तो आज हम इन 7 रियासतों के बारे में देख लेंगे कि मध्य प्रदेश जो था 1947 से पूर्व 7 रियासतों में बटा हुआ था। 7 रियासत, और इसमें मैं एक शब्द लिख देता हूं, इसको याद रखेंगे आप, मुख्यतः 7 रियासतों में बटा था। इसके अलावा भी और छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। इन 7 रियासतों को आप देख रहे हैं। पहली रियासत जो है वो है आपकी होलकर रियासत हो जाएगी, जो कि इंदौर वाला क्षेत्र था, होलकर रियासत में आ जाएगा। दूसरी रियासत हो जाएगी आपकी सिंधिया रियासत, जो ग्वालियर वाला क्षेत्र था वो सिंधिया रियासत में था। फिर महाकौशल, कलचुरी, बघेली, इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा था इन तीनों के अंतर्गत, और कुछ पूर्वी हिस्सा जो था वो इसमें शामिल हो जाएगा। जैसे कि महाकौशल में आप देखोगे तो जो नीचे वाला क्षेत्र था, जिसमें कि महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र आता है, कलचुरी में भी नीचे वाला क्षेत्र जो था, जिसमें छिंदवाड़ा वगैरह का जो क्षेत्र था वो आ जाएगा, और बघेली जो था इसमें आपका इधर जो आपका बालाघाट का एरिया है और साथ साथ में छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है वो शामिल हो जाएगा बघेली रियासत में। इसके बाद विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र आपने देखा ही होगा, इसका नाम विंध्य क्यों पड़ रहा है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहां से गुजरी हुई है। बीच में हम जब देखेंगे भौतिक विभाजन तो यहां देखेंगे विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है और उसका अधिकांश क्षेत्र कहां है, इस क्षेत्र में है, तो ये विंध्य क्षेत्र है हमारा। विंध्य क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां क्या मिलेगा हमें देखने, टीकमगढ़, निवाड़ी जो अभी नया राज्य बना है, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये सारे कहां जाएंगे, विंध्य क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये पूरी रूपरेखा है। और बीच में क्या बच रहा है हमारा, भोपाल। भोपाल के बारे में भी चर्चा की जाएगी, जिसमें कि भोपाल एक अलग ही स्टेट के रूप में आता है जहां पर नवाबों का शासन होता है, उसमें बात करेंगे हम भोपाल की। ठीक है, तो ये तो हो गया 1947 से पहले का मध्य प्रदेश, जिसमें 7 रियासतों में मध्य प्रदेश बटा हुआ था। अच्छा, इसी बीच ये जो 7 रियासतें थीं, इनके बाद काल आता है किसका, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल आता है, और ब्रिटिश काल में उन्होंने क्या किया, जो मध्य प्रदेश क्षेत्र था, चूंकि वो मध्य प्रदेश भारत का बीच वाला क्षेत्र था, सेंटर का क्षेत्र था, इसलिए जो ब्रिटिश हैं उन्होंने उस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र। मतलब कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो उत्तरी हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश में पहले आता था, उस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र। उसमें भी मुख्यतः कौन सा हिस्सा आता है, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है वो हिस्सा आता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में। तो ये हो गया आपका। तो इन्होंने इसको क्या कहा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र कहा, ये इन्होंने नाम दिया। इसके बाद अंग्रेज हमें आजादी दे देते हैं, यानी हमने आजादी छीन ली, और छीनने के बाद जो सेकंड पॉइंट आएगा वो आएगा 1947 के बाद का मध्य प्रदेश। 1947 से बाद जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थिति क्या रहती है। 1947 के बाद हम क्या करते हैं, ये जो रियासती क्षेत्र है इनको हम हटा देते हैं, यानी राजाओं का शासन खत्म हो जाता है, और हम अपने पूरे क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में बांट लेते हैं। प्रशासन की दृष्टि से 3 भागों में बांट लेते हैं, जिनको हमने नाम दिया, 3 भाग हैं इसके, 3 भाग। ये 3 भाग थे, पार्ट ए, या इसको कहेंगे हम भाग ए, भाग बी और भाग सी। इस तरह से 3 पार्ट में हमने मध्य प्रदेश को बांट दिया 1947 के बाद। तो 1947 के बाद का जो मध्य प्रदेश रहेगा वो 3 भागों में बटा रहेगा। अब ये 3 भाग कौन कौन से क्षेत्रों को हमने बनाया, पार्ट ए कहाँ है, पार्ट बी कहाँ है, पार्ट सी कहाँ है, इनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में हमने कौन सा क्षेत्र रखा, जो मध्य प्रदेश का दक्षिण और पूर्व का क्षेत्र था। इसमें हम किसको लिखेंगे, पार्ट ए में दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, उसको हमने कहा पार्ट ए। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो महाकौशल आ जाएगा, कलचुरी आ जाएगा और आ जाएगा बघेली। ये 3 क्षेत्र जो हैं ये आ जाएंगे, और साथ साथ में प्लस हो जाएगा इसमें क्या, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। तो महाकौशल, कलचुरी, बघेली और छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र को मिलाकर हमने बना दिया पार्ट ए। और इस पार्ट ए का जो राजधानी हमने रखा वो रखा नागपुर को, क्योंकि
पहले जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, वो वाला भी किसके पास था? हमारे ही पास था। तो इसको हमने राजधानी के रूप में क्या रखा? कैपिटल के रूप में हमने रखा नागपुर को। नागपुर, जहां के संतरे बहुत फेमस हैं, तो नागपुर को हमने रख दिया इसकी राजधानी। इसके बाद पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी कौन सा हिस्सा था? तो ये दो रियासतें मुख्यतः, जो होलकर वाला क्षेत्र है इसको पार्ट बी में रखा, और जो सिंधिया रियासत है इसको भी हमने पार्ट बी के अंदर रखा। और चूंकि ये बहुत ही विकसित रियासतें थी, इनका नाम आज भी चला करता है, सिंधिया रियासत के वंशज आज भी हैं, होलकर क्षेत्र आज भी चला करता है। जैसे अहिल्याबाई होलकर के नाम पे विश्वविद्यालय वहां पर है, होलकर स्टेडियम है। तो ये होलकर क्षेत्र जो था वो बहुत काफी बड़ा क्षेत्र था, इसलिए इन्होंने अपनी राजधानियां दोनों जगह रखी। होलकर वालों ने कहा कि हमारी इंदौर में राजधानी रखिए, और सिंधिया वालों ने कहा कि हमारी राजधानी कहां रखिए? ग्वालियर में रखिए। इसलिए पार्ट बी की दो राजधानियां थी, एक थी आपकी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। ये 6-6 महीने के लिए हुआ करती थी, 6 माह के लिए एक राजधानी आपकी हुआ करती थी। तो इंदौर ग्वालियर हो गई राजधानी। अगर कोई पूछेगा कि ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये हमें मिलेगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि पार्ट बी जो है ये कौन सा वाला क्षेत्र हो गया? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश को क्या कहा गया? पार्ट बी कहा गया। इसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी की हम बात करेंगे तो पार्ट सी में महाकौशल हो जाएगा, पार्ट सी में जो है विंध्य क्षेत्र ये आ जाएगा मुख्यतः पार्ट सी के अंतर्गत। तो पार्ट सी में क्या आ जाएगा? विंध्य जो क्षेत्र है ये आ जाएगा पार्ट सी में। और बाद में हमने जो भोपाल है, भोपाल अपना पहले अस्तित्व अलग रखना चाहता था, मगर मध्य प्रदेश में मिलना उसका स्वाभाविक था क्योंकि बीच में आ रहा है। तो भोपाल बाद में किस में मिलता है? पार्ट सी के अंतर्गत मिल जाता है। तो विंध्य क्षेत्र के साथ में भोपाल जो है ये भी आ जाता है पार्ट सी के अंतर्गत। और जो विंध्य क्षेत्र है यानी पार्ट सी की राजधानी क्या रखी गई? रीवा। पार्ट सी की राजधानी रखी गई रीवा। अब ये बात हो गई तीनों पार्ट्स की। इन तीनों पार्ट्स की राजधानियां अलग अलग थीं, तो इनके जो प्रशासक हैं, प्रशासक नहीं कहेंगे उनको, उनके जो प्रमुख हैं वो भी क्या थे? अलग अलग थे। जैसे पार्ट ए जो हुआ, पार्ट ए के प्रमुख के रूप में कौन काम कर रहा था? जो आपके पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे पार्ट ए में। पार्ट बी में कौन काम कर रहा था? लीलाधर सेठ। लीलाधर सेठ प्रमुख थे पार्ट बी के। और पार्ट सी में ये दोनों के ही प्रमुख अलग अलग थे, क्योंकि भोपाल जो है वो एक अलग से ही काम कर रहा था। तो पार्ट बी में जो विंध्य प्रदेश है उसके प्रमुख के रूप में कौन कार्य कर रहा था? शंभुनाथ शुक्ल। ये पार्ट सी के विंध्य प्रदेश के थे। और जो भोपाल क्षेत्र है इसके कौन हुआ करते थे? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं शंकर दयाल शर्मा। पंडित शंकर दयाल शर्मा ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे भोपाल के। और बाद में चल के शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। तो भोपाल के हो जाते हैं पंडित शंकर दयाल शर्मा। इससे ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे, पंडित शंकर दयाल शर्मा से, क्योंकि ये जो थे बाद में भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इनके बारे में नोट के रूप में लिख लेना, भारत के 9वें राष्ट्रपति ये बनते हैं। और 9वें राष्ट्रपति के साथ में ये 8वें उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। 9वें राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया पंडित रविशंकर शुक्ल ने। तो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है पार्ट जो आपका सेकंड है, जिसके अंतर्गत हमने 1947 के बाद का मध्य प्रदेश पढ़ा हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद अगला हम जो टॉपिक हैं, 3 जो पार्ट्स हैं वो लेके आएंगे हम अगली क्लास में, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ 1956 में वो कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे विभाजन जो होता है हमारा, वो उसको देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।